अ, सभी साथियों को मज़दूर दिवस की शुभकामनाएं। मैं आज निर्मला की तोड़ती पत्थर कविता को लेकर आपके साथ हूँ। आज के दिन जब इस कविता से गुजर रहा हूँ तो इसको लेकर दो प्रश्न हैं जिन पर मैं बातचीत करना चाहूँगा। पहला प्रश्न तो यह है कि किस हद तक, किस स्तर तक तोड़ती पत्थर कविता मजदूरों की संवेदना को रच पाई है, या किस स्तर या किस हद तक तोड़ती पत्थर कविता को मजदूरों की कविता के तौर पर, उनके स्वप्न संघर्ष की कविता के तौर पर पढ़ा जा सकता है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। एक दूसरा सवाल कमल भारती जी ने उठाया था बहुत पहले, और उन्होंने कहा था कि इस कविता में दलित मजदूर स्त्री की चेतना और उसकी वेदना को चित्रित नहीं किया गया है, बल्कि उसे एक देह के रूप में देखा गया है जो अपमानजनक है, और मजदूर वर्ग की मुक्ति और उसकी स्वाधीनता के ठोस सवालों से कविता नहीं टकराती, बल्कि यह एक रूपवादी कविता होकर रह जाती। यह कमल भारती जी ने कहा था। तो इन दोनों सवालों के दायरे में मैं अपनी बात कहूं तो जो पहला प्रश्न है कि क्या तोड़ती पत्थर कविता को, यानी कितनी दूर तक वह मजदूरों की कविता या उनकी संवेदना की कविता हो सकती है, तो पहली चीज़ तो यह है कि यह कविता चूँकि छायावाद की कविता है और छायावादी कवि की कविता है, तो जो इसके टूल्स हैं, कविता की जो भाषा है और जो उसमें संवेदना का स्तर है और जो स्वरूप है, वह छायावाद के अनुरूप ही है। इसे बहुत क्रांतिकारी शिल्प की कविता नहीं कहा जा सकता, एक बात। लेकिन फिर भी निराला ने कविता में कई ऐसे जो है संवेदना, कई ऐसी संवेदनाओं और भाषा का प्रयोग किया है जो मजदूरों के दुख को, उनके ऊपर पूंजीपति और बुर्जुआ वर्ग के शोषण और उत्पीड़न को, उसकी कठोरता को और मजदूरों के संघर्ष को व्यक्त करता है। पहली चीज़, जब आप कविता पढ़ें तो कोई न छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब स्वीकार शब्द पढ़ते हैं तो यह स्वीकार क्या है? यह जो स्वीकार है, दरअसल यह स्वीकार साथियों कविता में बड़ा गाढ़ा अर्थ रचता है मजदूरों के नजरिए से, और वह यह है कि वो शर्त रखने की स्थिति में नहीं। कविता में जो मजदूर श्रमिक लड़की आती है, वह जो वर्किंग कंडीशंस दी गई हैं बुर्जुआ और पूंजीपति वर्ग के द्वारा, वह उस वर्किंग कंडीशन में किसी तरह की शर्त रखने की स्थिति में नहीं, जो कि आज भी कमोबेश वही स्थिति है। तमाम श्रम कानूनों के बन जाने के बावजूद हमारी मजदूरी, श्रमिक मजदूर वर्ग की जो मजदूरी है, वह मालिक तय करता है, मिल मालिक तय करता है और पूंजीपति तय करता है। यानी कि जो स्थिति काम करने के लिए दी गई है और जो मजदूरी उसके लिए मुकर्रर की गई, वो उसे स्वीकार है। कोई न छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई, कामा लगाए, उसके बाद स्वीकार शब्द है। यानी कि जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के प्रति उसके यहाँ एक मजबूरी, एक बेबसी का बोध है, और शर्त न रख पाने की स्थिति का जिक्र या संकेत कविता करती है। एक तो बात यह है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कविता में कहीं भी निराला ने
सीधे तौर पर पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग की जो मजदूरों पर बर्बरता है, जो उनकी अमानवीयता है, उसका, उनके शोषण का कोई यथार्थ या साक्षात रूप कविता में रखते नहीं, लेकिन फिर भी इसके संकेत वो करते हैं। और यह इसका संकेत दरअसल जब आप कविता पढ़ें तो कविता में एक जगह आता है, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। यह जो दृष्टि है जो मार खाकर रोई नहीं है, इसमें जो लाचारी है, जो बेबसी है, जो दर्द है, ये कहाँ से आता है? यहां पर आकर के निराला की कविता में मजदूर वर्ग पर, श्रमिक वर्ग पर, जो उच्च तबके का यानी कि बुर्जुआ वर्ग का जो शोषण या उत्पीड़न के जो असर हैं, उनको वो दर्ज कर पाती है बड़ी सूक्ष्मता से। यही छायावाद है। उसको सीधे तौर पर नहीं कहते, लेकिन जो ऐसी दृष्टि से वो देखती है जो मार खा रोई नहीं, उसको रोने भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर और कविता में जो पंक्तियां आती हैं, श्याम तन भरबधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, तो जो नत नयन है, यह नत क्यों है, नयन नत क्यों है? इस नत नयन में भी वो डर, वो आतंक छुपा हुआ है, जो उस मार खा रोई नहीं दृष्टि में है। उसका कांपना भी कविता में आता है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, तो उसकी कपकपी की भी बात कवि करता है। तो यह जो डर कविता में, एक नत नयन में दृष्टि, जो मार खा रोई नहीं में, उसके कांपने में, उसकी कपकपी में, उस बुर्जुआ वर्ग के यानी मालिक वर्ग के उत्पीड़न के दंश के असर छोड़ते हैं निराला। उसकी बर्बरता का कहीं सीधा जिक्र तो नहीं है, लेकिन इस तरह से वो कविता में छायावादी ढंग से संकेत मौजूद हैं। काव्य भाषा के स्तर पर वो संकेत मौजूद हैं। ध्यान देने की बात यह है कि निराला की इस कविता में जो अट्टालिका आती है, तरुमालिका अट्टालिका प्राकार आती है, यह तरुमालिका अट्टालिका प्राकार केवल तोड़ती पत्थर कविता में नहीं है, यह बादल राग में है, यह ऐसी और कई कविताओं में है। आप गौर से पढ़ेंगे तो मिलेगी। अट्टालिका निराला के यहाँ आती है, और जब जब आती है तब तब वह पूंजी और शोषक वर्ग के गढ़मठ के तौर पर आती है। बादल राग में आप याद करें, वो निराला कहते हैं कि अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन, अट्टालिका को आतंक भवन कहते हैं। तो कैसा आतंक भवन? तो जो तोड़ती पत्थर कविता में तरुमालिका अट्टालिका है, उसमें निहित आतंक को समझा जा सकता है यहां से, जिसे जो मार खा रोई नहीं में या नत नयन में आप महसूस कर सकते हैं। पलकें झुकाकर अपना काम कर रही है वो श्रमिक ज्योति, तो आंखें उठाने का भी उसके पास आज़ादी, आंखें उठाने की भी नहीं है, उसे भी गुनाह माना जा सकता है। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। और दूसरी बात यह है कि जब इस कविता में वो अट्टालिका आती है, तो नंदकिशोर नवल ने इसकी व्याख्या की है नंद दुलारे वाजपेयी के हवाले से। वाजपेयी जी ने लिखा है कि
असल में ये स्वराज भवन है जिसके सामने की सड़क पर निराला ने लड़की को पत्थर तोड़ते हुए देखा था। और अगर यही इससे साक्ष्य माना जाए तो नंदकिशोर नवल जी ने लिखा है कि यह कविता केवल प्रगतिशील भावबोध की कविता नहीं रह जाती, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी भूमिका का क्रिटिक बन जाती है। इस नज़रिए से भी यह मजदूर वर्ग के पक्ष को रखती है। आप सभी जानते हैं कि वो आनंद भवन, स्वराज भवन उस समय कांग्रेस का दफ्तर हुआ करता था। वहाँ से भारत की आज़ादी का पूरा खाका, और उस खाके में, उस नक्शे में इस मजदूर वर्ग का मुकाम कहाँ है वो मुकर्रर किया जा रहा था। और उसी की नाक के नीचे वो लड़की पत्थर तोड़ती है और किसी के ध्यान के में नहीं जाती, यानी कोई उसे नहीं देखता। यहाँ देखना निराला का वह केवल देखना नहीं है, बल्कि उस वर्ग के पक्ष में उसकी पक्षधरता है। देखने का मतलब उसकी पक्षधरता रखना है। तो यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का क्रिटिक भी रचती है इस नजरिए से। अच्छा, एक चीज और गौर करने की बात कि जो शोषण और बर्बरता या यातना है मजदूर वर्ग पर, पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग की, उसका भी सीधा जिक्र कविता में कहीं नहीं। आप देखेंगे तो कविता में छायावाद के भावबोध के अनुरूप ही अगर कहीं बर्बरता और अत्याचार का एहसास आप पाएंगे तो वह पाएंगे प्रकृति के असहयोग या प्रकृति के सितम के तौर पर। एक तो कोई न छायादार पेड़ है, दूसरे दीवा का तमतमाता रूप है, रुई ज्यों जलती हुई भू है, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। ये जो रुई ज्यों जलती हुई भू है और गर्द चिनगी छा गई, माने धूल के कण चिनगारी की तरह लग रहे हैं और धरती मानो रुई में आग लग जाए और जितनी जल्दी से रुई जल भस्म हो जाती वैसी धरती भस्म होने को तैयार है। मैं हमेशा कहता हूँ इस कविता को बच्चों को पढ़ाते समय कि निराला की इस कविता को प्रकृति चित्रण के नज़रिए से भी पढ़ा जाना चाहिए। प्रकृति के भयंकर रूप का निराला कितना ज़बरदस्त चित्रण कर सकते थे वो यहाँ रुई जो जलती हुई भू वाले बिंब में आप देख सकते हैं। अब ये देखें कि कोई न छायादार पेड़ से रुई जो जलती हुई भू की भयंकर गर्मी को जोड़कर आप देखेंगे तो जो जुल्मो सितम है वो प्रकृति कर रही है। यानी कि कविता में कहीं भी शोषक वर्ग का सीधा प्रहार मजदूर वर्ग पर नहीं चित्रित किया जाता, लेकिन प्रकृति जरूर करती है। तो इसके प्रकृति के माध्यम से आप जरा गौर फरमाएं तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि जो वितरण है, जो अमानवीय वितरण है, हमारे देश के उत्पादन का जो अमानवीय वितरण है, वर्गीय विभाजन जो किया गया वो कितना अमानवीय है, कितना एक पक्षीय है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति ने जो बक्सा है सबको बराबर, चाहे वो मजदूर हो चाहे मालिक हो, लेकिन उस सुविधाजीवी वर्ग ने, उस संपन्न समृद्ध वर्ग ने अपने हक में प्रकृति के रिसोर्सेज को, उनके संसाधनों को भी वो अपने हक में हल कर ले गए। आज जब हम अपने देश के ही आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल करते हुए देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी और सरकारी तंत्र के गठजोड़ द्वारा, तो इसे आसानी से समझ सकते हैं कि जो प्रकृति की मार है उस वर्ग पर, कोई न छायादार पेड़ और रुई ज्यों जलती हुई भू में, वह प्रकृति की मार ये दर्शाती संकेत है निराला का छायावादी तरीके से कि असल में जो मनुष्य के द्वारा उत्पादन हुआ है उसका तो वर्गीय विभाजन अमानवीय है ही, जो प्रकृति ने बख्शा है सबको उसका बखरा भी, मजदूर का बखरा भी वो मार ले गया है। वो तरुमालिका में जाके अटक गया है। पूरा प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी शीतलता तरुमालिका में निहित है। मजदूर के बखरे तो कोई न छायादार पेड़ आता है। तो इस नजरिए से इस कविता को अगर आप देखें
तो यहाँ पर उस भीषणता का, उस उत्पीड़न का भी जो है संकेत मिलेगा। हाँ, कविता में मजदूर वर्ग के संघर्ष का चित्रण भी बहुत सीधा नहीं है, लेकिन करती बार बार प्रहार में वह संकेत साफ तौर पर मौजूद है। और संकेत वहां भी मौजूद है जब प्रकृति चित्रण निराला कर रहे हैं और कहते हैं कि दिवा का तमतमाता रूप। तो ये जो दिवा का तमतमाता रूप है, ये जो दिवा की तमतमाहट है, यह असल में मजदूर वर्ग के भीतर के आक्रोश और उसकी तमतमाहट को भी दर्ज करता है, दर्शाता है। अर्थात इस तमतमाहट में और करती बार बार प्रहार में मजदूर वर्ग के भीतर जो कचोट है, जो आक्रोश और उसके संघर्ष की जो क्रिया है, उस क्रिया को कविता दर्ज कर पाती है। सीधे तौर पर ये बात सामने आती है। तो अगर मजदूर के नज़रिए से इस कविता को पढ़ा जाए तो उसमें ये कुछ संकेत हैं जहाँ से आप इसको मजदूरों की कविता के तौर पर हम तोड़ती पत्थर कविता को पढ़ सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ कमल भारती जी ने कहा कि ये कविता असल में स्त्री यानी दलित स्त्री के प्रति निराला की देहवादी नज़रिए का प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए इसे वे आपत्तिजनक और अपमानजनक तक कहते हैं कि वो लड़की को देखते हैं, उसका भर बंधा यौवन देखते हैं और उनके मन में उसके यौवन को देखकर सितार सज जाता है। यानी कि जब वो निराला को देखती है कि कोई देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नता, तो देख कर कोई नहीं, जब कोई वो देखती कोई मुझे नहीं देख रहा, तब फिर वो उनकी तरफ देखती है और उस नज़र से देखती है कि तो निराला में जो सजा सहज सितार है, सजा सहज सितार को लेकर और कोई ने छायादार पेड़ को लेकर कमल भारती की मुख्य आपत्तियां हैं। भारती जी ने लिखा है कि अगर वह मजदूर लड़की पत्थर छायादार पेड़ में तोड़ रही होती तो निराला को कोई दिक्कत नहीं होती। उनका असल में जानकी वल्लभ शास्त्री को एक पत्र लिखा था निराला ने, मुझे लगता है कि अगस्त में, तो अगस्त 1937 में, उसी का हवाला दिया है कमल भारती जी ने। तो कमल भारती ने कहा कि वो लिखते हैं उस पत्र में कि पत्थर तोड़ने को लेकर उनके अंदर चिंता नहीं है, बल्कि चिंता है कि कोई छायादार पेड़ भी नहीं। यह एक आदर्शवादी दृष्टि है, ये कमल भारती ने कहा। अच्छा, जरा पड़ताल करते हैं उनकी देहवाद वाले आरोप का। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि निराला ने जो श्याम तन का सौंदर्य देखा है, यह असल में रीतिकाल की मानसल सौंदर्य दृष्टि से विस्थापन है छायावाद में स्त्री के सौंदर्य। ये कोई तोड़ती पत्थर कविता में ही और निराला के यहाँ ही नहीं, आप पूरा पंथ पढ़ लीजिए, पूरा प्रसाद पढ़ लीजिए, पूरा महादेवी पढ़ लीजिए, स्त्री को लेकर एक खास आदर्शवादी और एक खास सूक्ष्म दृष्टि वहाँ मिलने लगती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये तो प्रसाद ने लिखा ही। देवी माँ सहचरी प्राण तो कहा ही पंत ने। यानी कि नारी के बारे में एक रीति भोगवादी दृष्टि से अलग एक दृष्टि उभर रही थी और यहाँ पर निराला उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और गोरे बदन में गौरांग सौंदर्य को नहीं, वो सांवले शरीर यानी श्रम किए हुए शरीर का सौंदर्य यानी श्रम संस्कृति के सौंदर्य को रेखांकित करने में कामयाब होते हैं और उसकी अबला छवि को भी तोड़ते हैं। हथौड़ा नरम कलाइयाँ नहीं उठा सकती, वो भी भारी हथौड़ा उठाने के लिए मजबूत कलाइयों की जरूरत पड़ेगी और वह कलाइयाँ मरोड़ी नहीं जा सकेंगी। यह स्त्री के सबल और सशक्त सौंदर्य को चित्रित करने यानी उसकी सबला छवि को उभारने वाला बिंब है। और जो यौवन बंधा हुआ है, तो निराला ने जो बंधे हुए यौवन की बात कही है, वो उन्हें हमेशा वो अपनी बेटी के सौंदर्य का चित्रण इस कविता के पहले सरोज स्मृति आ चुकी थी, वहाँ पर भी वे कहते हैं कि
क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार जो भोगावती उठी अपार। और फिर वो कहते हैं कि छलकता दृगों से साध साध, यानी कि जो भोग की भावना है, भोगावती है, वह उसकी आंखों से साध साध कर छलकती है। यानी कि जो सद्भाव है जवानी में, ये सद्भाव सरोजस्मृति में मौजूद है। तो वहाँ निराला देहवादी नहीं हो सकते थे। ये टोटी पत्थर कविता की लड़की के यौवन में भी वो बधाव देखते हैं। तो ये बधाव उस संयत और उस अनुशासनपन, उस सुरुचि का वो प्रतीक है। और ये बात आगे चलकर जब वो कापी सुघर शब्द का प्रयोग करते हैं कि एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, तो ये जो सुघर है वो क्या है? सुघर होना। सुघर का मतलब सुंदर, सुरुचि। उसकी कपकपी में वो सुरुचि देखते हैं। असल में जब आप शुरू में कविता पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि वो लिखते हैं कि श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय, फिर कामा लगाते हैं कर्मरत मन। तो जो प्रिय शब्द है वो किस किस के लिए आया हुआ? उस श्याम तन में उनको प्रियता नजर आती है। भर बधा यौवन प्रिय लगता है और नत नयन प्रिय लगता है। तो नत नयन, भर बधा यौवन और श्याम तन, ये सब प्रिय लगते हैं निराला को। यानी कि उसकी जो वो खास भंगिमा है, वो जो बेबसी है, उसकी जो लाचारी है, उसके साथ वो संवेदनात्मक तौर पर जुड़ते हैं। यही कारण है कि निराला लिखते हैं कि जब उसने उस मार खाकर जो न रो पाई हो, ऐसी निगाह से, ऐसी बेबस नज़र से मुझे देखा, तो फिर मेरे अंदर वो सितार सज जाता है। और ऐसा सितार सजता है जिसकी झनकार मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अगर कमल भारती इस झनकार को किशोरावस्था की झनकार से जोड़ते हैं तो ये गलत बात है। वो इसलिए गलत बात है कि जिस समय कविता लिख रहे हैं निराला, उस समय एक मैच्योर परिपक्व व्यक्ति, सरोजस्मृति आ चुकी है, राम की शक्ति पूजा आ चुकी है। और ध्यान देने की बात यह है कि निराला इसके पहले कविता लिखते हैं कि देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। तो निराला के यहाँ वेदना, दुखी व्यक्ति को देखकर उसकी वेदना उमड़ कर उनके भीतर समाने की पूरी प्रक्रिया है। वो यही नहीं है, अन्य कविताओं में मौजूद है। और वो सितार इसलिए सजता है क्योंकि निराला ईमानदारी से स्वीकार करते इस कविता में कि हमारे छायावादी मन को इस तरह किसी श्रमिक युवती या श्रमिक लड़की के श्रम संघर्ष को देखकर, उसकी मजबूरी को देखकर, उसके हालात को देखकर सच्ची संवेदना का उदय नहीं हुआ था, जैसा एहसास अभी उनको हो रहा है। ऐसा पहले कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती। तो सजा सहज सितार सुनी मैंने थी नहीं जो सुनी झनकार, माने जो पहले ऐसी झनकार कभी नहीं सुनी थी। असल में वह मजदूर वर्ग के साथ इस तरह पहले कभी न जुड़ पाने की ईमानदार स्वीकृति रचते हैं वहाँ पर, और उस झनकार को महसूस करते हैं जो किसी व्यक्ति के दुख से जुड़ने पर आपके भीतर उत्पन्न होती। किसी के दुख के साथ जुड़कर जो संवेदना और जो हालात हमारे होते हैं, जो सुखद एहसास होता है, उस अनुभूति की झनकार है। वह जुआवस्था या किशोरावस्था की झनकार नहीं है कि किसी की निगाहें देखी बंकिम और वो झनकार उठ गई। तो देहवादी वाला जो आरोप है कमल भारती का, वह मेरे विचार में बिल्कुल खारिज किए जाने योग्य है। हाँ, उनके इस आरोप में दम है कि यह कविता मजदूर और दलित वर्ग की मुक्ति और स्वाधीनता का कोई ठोस जो है संघर्ष नहीं रच पाती है, और इसका कोई समाजशास्त्री और बहुत आर्थिक आधार नहीं निराला कविता में खड़ा कर पाते हैं, कोई बुनियादी रणनीति नहीं रच पाते हैं। तो ये बात सही है, यह कविता छायावाद की कविता है और छायावादी भावबोध के दायरे में संवेदनात्मक तौर पर उस वर्ग के साथ कभी जुड़ता है। यह इतनी प्रक्रिया पूरी होती है, और जुड़ने के बाद वह किस प्रकार उसकी मुक्ति के लिए संघर्ष करेगा, यह संघर्ष प्रगतिवाद की कविता में आ पाता है। निश्चित रूप से यहाँ कविता
रुक जाती है, जाकर उस संवेदनात्मक जुड़ाव से आगे नहीं जा पाती। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि इस पक्ष के बावजूद कविता में, जैसा कि मैंने बताया कि मार खारोई नहीं में, स्वीकार में, छिन्नतार में, नतनयन में, कई जगहों पर उनकी मजबूरी का, उनकी बेबसी का, उनके ऊपर ढाए गए जुल्म सितम का और प्रकृति वाली बर्बरता के में उनके साथ जो वितरण में असमानता और अमानवीयता की गई है, उन सारे दंशों का अक्स आप कविता में देख सकते हैं। तो साथियों, और विस्तृत ढंग से पढ़ने के लिए आप सृजन सरोकार की साइट पर मेरा वो पूरा लेख पढ़ सकते हैं, तोड़ती पत्थर कविता पर, जो सृजन सरोकार के इलाहाबाद विशेषांक में छपा है। ये कुछ संदर्भ हैं जहाँ से तोड़ती पत्थर कविता को पढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।